गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः जामुन के पेड़ का हम अध्ययन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। इसके पहले वीडियो में भी मैंने जामुन के पेड़ के बारे में आपको बताया है, उसका रिवीजन करवाया है। आज उसके आगे का भाग। इसके पहले आपने देखा कि जो माली और कुछ क्लर्क उसको उठाना चाहते थे उस दबे हुए आदमी को, लेकिन तमाम प्रक्रियाओं में यह बात उलझ जाती है और वो उसे उठा नहीं पाते हैं। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। माली उस गिरे हुए आदमी से कहता है कि अगर तुम्हारा कोई वारिस हो तो उसे बताओ, उसका पता बताओ कुछ, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा, तुम्हारे बारे में उसे बताऊँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। दबे हुए आदमी ने बड़े मुश्किल से बताया कि मैं लावारिस हूँ, अर्थात मेरा कोई भी वारिस नहीं है। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग को जो फाइल भेजी गई थी, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब भी आ गया और बहुत ही कड़ा तथा व्यंग्यपूर्ण जवाब था। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था, वह कुछ साहित्य प्रेमी जान पड़ता था। उसने लिखा था कि आश्चर्य है कि जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, इस स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस बात का मुझे आश्चर्य है कि हमारे देश में ऐसे भी सरकारी अफसर हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं। वह आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ अधिकारी हैं इस स्थिति में, जबकि हम पेड़ लगाओ स्कीम जोरों से चला रहे हैं और ऐसी स्थिति में पेड़ को काटने के लिए सुझाव देते हैं, वो भी ऐसे पेड़ को जो फलदार पेड़ है, और वह भी ऐसा पेड़, फलदार पेड़ में भी जो जामुन का पेड़ है, जिसके फल को पूरी जनता बड़े ही चाव से खाती है। जामुन इतना गुणकारी है, ऐसे पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस प्रकार के पेड़ को, ऐसे पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। वो कहता है कि हमारा विभाग किसी भी स्थिति में इस प्रकार के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। इस पर एक मनचले आदमी ने कहा, भाई चलो, अगर नहीं आदेश मिल पा रहा है इस पेड़ को काटने के लिए, पेड़ नहीं काट पाते हो तो आदमी को ही काट के निकाल लेते। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वही का वही रह जाएगा। चलो भाई, पेड़ बंद काटो।
उसने बताया कि अगर ठीक यहाँ से काटते हैं तो आधा इधर निकल जाएगा और आधा आदमी इधर निकल जाएगा, पेड़ हो जाएगा। मगर इस तरह से मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, लेकिन अगर इस तरह से निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है। एक कलर बोला, एक कलर बोलता है कि यह भी ठीक कह रहा है, यदि इसे काट करके निकालोगे तो ये मर जाएगा, फिर इसे निकालने का क्या मतलब। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति है। आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी है उसने कितनी उन्नति कर ली है, आप इस बारे में नहीं जानते हैं। जिस व्यक्ति ने उसको काटने के लिए कहा था, व्यक्ति को काट के अलग करने के लिए, वो इसका भरपूर विरोध करता है कि नहीं, आप नहीं जानते हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत उन्नति कर ली है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। उसने आगे समझाते हुए कहा कि मैं तो कहता हूँ यदि इस आदमी को बीच से काट के निकाल दिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, उसको प्लास्टिक सर्जरी से फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इस बार जो फाइल थी वो मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दी गई और मेडिकल डिपार्टमेंट ने उस पर तुरंत एक्शन भी लिया, तुरंत कार्रवाई भी की। जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग के सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन को उस आदमी के पास, वहां जहां आदमी गिरा हुआ था, पेड़ के नीचे दबा था, वहां छानबीन करने के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल के उसका स्वास्थ्य देखा, उसके खून का परीक्षण किया, उसके नाड़ी का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच किया और सब जांच करने के बाद उसने ये बात कहा, ये रिपोर्ट भेज दी कि आदमी का जो है ऑपरेशन हो सकता है, प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। फिर भाई उससे क्या मतलब जब आदमी ही मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया। इसलिए यह जो फैसला था काट के निकालना और निकाल के पुनः प्लास्टिक ऑपरेशन करके जोड़ना, इस फैसले को भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब काम ठीक हो जाएगा। रात को माली था, उसने उस दबे हुए आदमी को, वो आदमी जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा था, उसके मुंह में खिचड़ी खिलाई और खिचड़ी खिलाते हुए उसने उसे बताया कि अब जो मामला है तुम्हारा वो ऊपर चला गया है और सुना है कि कल सेक्रेटरीट के अर्थात सचिवालय के सारे सेक्रेटरियों की, सारे सचिवों की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तुम्हारा केस रखा जाएगा और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जल्दी ही तुम यहाँ से निकाल लिए जाओगे। दबा हुआ आदमी एक आ भरकर धीरे से बोला। दबा हुआ आदमी जो कि पीड़ा में था
कष्ट में था, उसके ऊपर पेड़ गिरा हुआ था, वो एक आह भर करके, एक आह लेकर के धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। ये मिर्जा गालिब का शेर है। और माली ने जब इस शेर को सुना तो वो अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? क्या तुम शायर हो? शायरी करते हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया इस बात को कि जो दबा हुआ आदमी है क्या है, वो शायर है। तो दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने कलर ने हेड कलर को। थोड़ी देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लान भांत भांत की कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह बात दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया और क्लर्क ने हेड क्लर्क को, तो थोड़ी देर में पूरे सेक्रेटरिएट में यह बात फैल गई, यह अफवाह फैल गई कि जो दबा हुआ आदमी है वो शायर है। और बस फिर क्या था, लोगों का झुंड इस शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा भी फैल गई। चारों तरफ शहर में इस बात की चर्चा फैल गई और शाम तक शहर के गली गली से शायर वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए। सचिवालय का जो लाभ था वो भांत भांत के अनेक प्रकार के कवियों से भर गया और दबा हुआ जो आदमी था, उस आदमी के चारों तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कवि सम्मेलन हो, कवि सम्मेलन जैसा वातावरण वहां उत्पन्न हो गया था। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क भी और अंडर सेक्रेटरी भी जिन्हें साहित्य में रुचि थी, जिनको साहित्य से लगाव था, वे भी वहां इकट्ठे हो गए और कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कुछ शायर उस दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं तथा अपने दोहों को सुनाने लगे और क्लर्क को अपनी कविता की आलोचना करने के लिए मजबूर करने लगे। जो गिरा हुआ आदमी था, कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने के लिए मजबूर करने लगे। दबा हुआ आदमी था, उसको कहने लगे अपनी कविता की आलोचना करने के लिए। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि एक दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाए। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, दबा हुआ आदमी कवि है, तो एक सेक्रेटरिएट की एक सब कमेटी ने फैसला लिया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इसकी जो फाइल है, इस फाइल का संबंध न तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और न ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है। इसका तो सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से संबंध है। चूंकि यह कवि है, यह तो कल्चरल डिपार्टमेंट का मामला है, चूंकि कवि का मामला है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द
मामले का फैसला करके इस अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए, इसको इस पेड़ से मुक्ति दिलाई जाए, अर्थात इसको इस पेड़ के नीचे से निकाला जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपने गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। अब जो इस आदमी की फाइल थी वो कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास, साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। जो सेक्रेटरी था वह उसी समय अपनी गाड़ी में बैठा और सेक्रेटरीट पहुंचा और वहां पहुंच करके वह उस आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। उसने पूछा, तुम कवि हो? दबे हुए आदमी ने कहा, जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? दबे हुए आदमी ने कहा कि मैं ओस। ओस? सेक्रेटरी चोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? उसने कहा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। जो दबा हुआ कवि था उसने स्वीकारात्मक सर हिलाया। क्या तुम अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। सेक्रेटरी ने पूछा, क्या तुम अकादमी के मेंबर हो, साहित्य अकादमी के? इसने कहा, नहीं। आश्चर्य है। सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? ओफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। वह जो कवि पेड़ के नीचे दबा हुआ था, जामुन के पेड़ के नीचे, उसने कहा, नहीं, गुमनामी में नहीं, मैं एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। आप मुझे गुमनामी छोड़िए, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए जिसके नीचे मैं दबा हूं और जिसके कारण मुझे पीड़ा हो रही है। अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग की में रिपोर्ट की। अभी इसकी व्यवस्था करता हूं। सेक्रेटरी तुरंत बोला और उसने तुरंत ही अपने विभाग में इस बात की रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। उसने कहा। दूसरे दिन सेक्रेटरी जो था वो फिर भागा भागा कवि के पास आता है और आकर के बोला कि मुबारक हो, तुम मिठाई खिलाओ, क्योंकि हमारी जो सरकारी साहित्य अकादमी है उसने तुमको अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। उसके हाथ में चुनाव पत्र पकड़ाता है, कहता है ये चुनाव पत्र लो। धन्यवाद। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में